GA21 रेन हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके बालों में लगे मशरूम अभी भी लूना की प्रतिक्रिया पर आनंद से फड़क रहे थे। तभी एक धीमी सी दहाड़ ने उसे रोक दिया। क्लेन का सुनहरा शेर तीव्र आभा के साथ चमक रहा था, जबकि उसका प्रशिक्षक गलियारे को अवरुद्ध किए हुए था। अरे फंगस! क्लेन आगे बढ़ा, उसकी आवाज धमकी भरी लग रही थी। हालांकि उसके बचकाने लहजे के कारण इसका असर कुछ हद तक कम हो गया। लूना के इतने करीब आकर तुम क्या कर रहे हो? आसपास के छात्र ध्यान देने लगे, कुछ चुपके से, कुछ खुलकर। वातावरण में उत्सुकता का माहौल छा गया। क्लेन उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जो केवल गोल्डक्रेस्ट परिवार के उत्तराधिकारी में ही हो सकता है। उसका हर कदम सधा हुआ और सोच समझकर उठाया गया था। रेन के बालों में उगे मशरूम ऊर्जा के पैटर्न का विश्लेषण करते हुए स्पंदित हो रहे थे। सुनहरा शेर एक प्रभावशाली प्राणी था। हालांकि इसकी वर्तमान अभिव्यक्ति इसकी साधना में कुछ कमियों को उजागर करती है। यदि यह इसी तरह जारी रहा तो मुख्य वंश रजत रैंक पर ही समाप्त हो जाएगा। हम बस बातें कर रहे थे। रेन ने अपना सहज लहजा बनाए रखा। हालांकि उसने देखा कि कई छात्र किसी गड़बड़ी की आशंका में उनके चारों ओर एक घेरा बनाने लगे थे। लूना को तुम्हारे जैसे आम लोगों से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। क्लेन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसका शेर धीरे से दहाड़ रहा था। रेन ने थोड़ा पीछे कदम बढ़ाया, डर से नहीं बल्कि लिन के साथ इतने प्रशिक्षण के बाद आदत के चलते। वो मेरी है। रेन ने पलकें झपकाई, सचमुच उलझन में पड़ गया। तुम्हारा है? क्या लोग दूसरे लोगों के हो सकते हैं? नासमझ बनने का नाटक मत करो। क्लेन ने मुट्ठी भींच ली। मेरे पिता ने मुझे बताया था, जब हम बड़े हो जाएंगे तो लूना मेरी मंगेतर बनेगी, इसलिए वो मेरी ही है। ये कुदरती नियम है। गोल्डक्रेस्ट और स्टारवीवर जैसे कुलीन परिवारों का एक होना तय है। ओह! रेन ने सिर झुकाया, सोचते हुए। लेकिन मेरी माँ कहती है कि लोग किसी के नहीं हो सकते। वो कहती है कि हर कोई खुद का मालिक है और अलग सोचना। वो शब्द क्या था? मशरूम ऐसे फड़कने लगे मानो उसे याद दिलाने में मदद कर रहे हो। अरे हाँ, बेवकूफी। पब फ्यूचर एड्स यूआरएल। पब फ्यूचर एड्स यूआरएल। क्लेन की मुस्कान जम गई। तुमने क्या कहा? सुनहरे शेर ने और भी जोर से दहाड़ा। उसकी अयाल धमकी भरी तीव्रता से चमक रही थी। छात्र एक कदम पीछे हट गए, लेकिन रेन दृढ़ता से खड़ा रहा। तुम्हारी माँ को क्या पता चलेगा? क्लेन ने गुस्से से ये शब्द कहे। मेरी माँ को बहुत कुछ आता है, रेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसके बालों में उगे मशरूम और भी तेजी से फड़कने लगे। उन्हें बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना आता है, उन्हें कहानियां सुनाना आता है, उन्हें लोगों को हंसाना आता है, और यकीनन लोगों के बारे में उन्हें तुम्हारे पिता से कहीं ज्यादा जानकारी है। क्लेन गुस्से से लाल हो गया। मेरे पिता का अपमान करने की हिम्मत मत करो, नीच गद्दी। तो क्या वो किसी घटिया रेस्तरां में खाना बनाने वाली कोई साधारण सी महिला है? मेरे पिता गोल्डक्रेस्ट परिवार के मुखिया है। उन्हें दुनिया की असलियत पता है। रेन के बालों में उगे मशरूम और भी तेजी से फड़कने लगे। मेरी माँ जानती है कि लोगों की मुस्कान बनावटी नहीं होती, और लूना तो तुम्हारे आसपास बिल्कुल भी खुशियां मुस्कुराती हुई नहीं दिखती। क्लेन का चेहरा और भी लाल हो गया। उसके अंदर का शेर अपने पंजे फैलाए खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की जैसे तुम उसे जानते हो? लूना का भाग्य मेरे साथ होना तय है। यही हमारे परिवारों की इच्छा है। उसकी इच्छा के बारे में क्या? रेन ने अपना सिर झुकाया। क्या तुमने कभी उससे पूछा है कि वह क्या चाहती है? मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। क्लेन ने धमकी भरे अंदाज में एक और कदम बढ़ाया। यह एक कुलीन होने के नाते उसका कर्तव्य है। एक दयनीय आम आदमी जो एक बेचारे जानवर के साथ रहता है, वो इसे कभी नहीं समझ सकता। मुझे लगता है कि तुम ही नहीं समझते। रेन मुस्कुराया। लोग कोई वस्तु नहीं है जिन पर तुम अपने पिता के कहने मात्र से अधिकार जता सको। मुझ जैसे आम आदमी को भी यह बात समझ आती है, या फिर तुम अपने पिता के हो? ये तो अलग है। क्लेन एक कदम और आगे बढ़ा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम। सुनहरे शेर ने पूरी ताकत से दहाड़ा, जिससे कई छात्रों ने अपने कान ढक लिए। आप? मैं क्या? रेन ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। हालांकि जरूरत पड़ने पर बचाव के लिए उसकी मांसपेशियां तन गई थी। लिन के साथ प्रशिक्षण ने उसे हमेशा तैयार रहना सिखाया था। क्लेन ने मुट्ठी उठाई। उसका चेहरा बचकाने गुस्से से विकृत हो गया। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, फफूंद। जमीन में अचानक तेज कंपन हुआ, जिससे उसकी धमकी अधूरी रह गई। छात्र अचानक हुए इस झटके से चौंककर लड़खड़ा गए। रेन के बालों में उगे मशरूम खतरे की घंटी बजाते हुए फड़कने लगे। यह कोई साधारण भूकंप नहीं था। पब फ्यूचर एड्स यूआरएल। पब फ्यूचर एड्स यूआरएल। पहले वाले झटके से भी अधिक तीव्र एक और झटके ने आश्रय स्थल की बत्तियों को झिलमिलाने पर मजबूर कर दिया। रेन और क्लेन ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा। उनका निजी विवाद अचानक बहुत कम महत्वपूर्ण लगने लगा।
यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लेन पीछे हटते हुए बोला, हालांकि उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही थी। ऐसा मत सोचो। एक तीसरे झटके ने उसे रोक दिया। इस बार तो आश्रय स्थल की सुरक्षात्मक दीवारें भी काम उठी। छात्र घबराकर आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ क्षण पहले प्रशिक्षक के मार्गदर्शन के बिना तुम्हारा दरियाई घोड़ा दयनीय रूप से लड़ रहा है, इग्नेशियस ने टिप्पणी की, जबकि उसके फीनिक्स की सुनहरी लपटों ने जानवर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। क्या इसीलिए तुम उन भयानक विकृतियों का सहारा लेते हो, क्योंकि तुम्हें शुद्ध जानवरों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता? भाड़े के सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। उसने अपने हिप्पोग्रिफ को देखते हुए स्वीकार किया। मैंने पेंगुइन के साथ कमजोर को जल्दी से खत्म करने की कोशिश में सबसे खतरनाक काम अपने ग्रिफोन पर छोड़कर गलती कर दी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, बिच्छू के विकृत रूप धमकी भरे लहजे में चमक रहे थे। मुझे अपने स्वामी द्वारा निर्देशित जानवर और अकेले काम करने वाले जानवर के बीच के अंतर को कम नहीं आंकना चाहिए था। पर्यवेक्षक, जो अभी भी अपनी बर्फ की दीवार को थामे हुए था, ने भाड़े के सैनिक के लहजे में कुछ अजीब बात सुनी। निर्देशक जी, सावधान रहें। लेकिन इग्नेशियस को इसका पहले ही आभास हो चुका था। भाड़े के सैनिक के चारों ओर की ऊर्जा अलग तरह से प्रवाहित होने लगी, मानो। आओ, भाड़े के सैनिक ने अपनी बाहें फैलाईं। सुनहरा दरियाई घोड़ा तुरंत लड़ना बंद कर दिया और शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित होकर अपने स्वामी की ओर बहने लगा। भाड़े के सैनिक के शरीर से बिच्छू के अंग हिंसक रूप से बाहर निकल गए। अगाध राक्षस पूरी तरह से प्रकट हुआ और उसका भयावह रूप तुरंत पर्यवेक्षक पर टूट पड़ा। भाड़े के सैनिक का शरीर एक बार फिर रूपांतरित हुआ, लेकिन इस बार यह पहले से अलग था। जहां पहले भद्दी सी प्लेटें थीं, वहां अब प्राकृतिक रेखाओं के अनुरूप सुनहरे पंख उगाए थे। उसकी भुजाएं चमकीले पंखों से ढकी हुई थीं और क्रिस्टलीय चिमटों की जगह भव्य पंजे आ गए थे। ये इग्नाटियस ने वास्तविक रुचि के साथ इस परिवर्तन का अवलोकन किया। एक सच्चे पशु प्रशिक्षक के सम्मेलन जैसा दिखता है। भाड़े के सैनिक ने अपने हाथों पर नवनिर्मित पंख फैलाए, प्रत्येक पंख समाहित शक्ति से दमक रहा था। ये रूपांतरण बेहद सुंदर था, अपनी समरूपता में लगभग रमणीय, है ना? वो मुस्कुराया। उसके चेहरे के भाव अब निर्देशक की तरह पक्षी जैसे लग रहे थे, लेकिन फिर भी उसके मानवीय रूप के साथ सामंजस्य बनाए हुए थे। हालांकि उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। इतने सारे अगाध प्रयोगों के बाद मेरे शरीर ने जो चीजें सीखी हैं, उनमें से एक ये भी है कि कैसे और अधिक निकाला जाए। इग्नाटियस ने वास्तविक रुचि के साथ इस परिवर्तन का अवलोकन किया। एक सच्चे पशु प्रशिक्षक के सम्मेलन जैसा दिखता है। भाड़े के सैनिक ने अपने हाथों पर नवनिर्मित पंख फैलाए, प्रत्येक पंख समाहित शक्ति से दमक रहा था। ये रूपांतरण भव्य था, अपनी समरूपता में लगभग सुंदर, है ना? वो मुस्कुराया। उसके चेहरे के भाव अब निर्देशक की तरह पक्षी जैसे हो गए थे, लेकिन फिर भी उसके मानवीय रूप के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए हुए थे। हालांकि उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। इतने सारे अगाध प्रयोगों के बाद मेरे शरीर ने जो चीजें सीखी हैं, उनमें से एक ये भी है कि कैसे और अधिक निकाला जाए। इग्नेशियस को प्रतिक्रिया देने का मुश्किल से ही समय मिला। भाड़े के सैनिक के सुनहरे पंजे उसके चेहरे को छूते हुए निकल गए जब उसने खुद को पीछे की ओर फेंका। डायरेक्टर ने अपने फीनिक्स पंजों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे हमले को कुछ मिलीमीटर के अंतर से रोक दिया। सुनहरे पंख आपस में टकराए। भाड़े के सैनिकों के पंख और भी तेजी से चमकने लगे। जैसे जैसे उसका रूपांतरण जारी रहा, उसने अपनी पीठ को मोड़ा, प्राकृतिक सीमाओं को पार करते हुए। जैसे ही उसके शरीर ने अपना रूप बदला, उसके चारों ओर की हवा भी विकृत होती प्रतीत हुई। निर्देशक के साथ शक्ति प्रदर्शन की होड़ में उलझे उनके हाथ लंबे और चौड़े होते गए। ये परिवर्तन मानव शरीर रचना के नियमों को धता बताता था। शानदार, है ना? भाड़े का सैनिक आगे बढ़ा और निर्देशक के विरुद्ध अपनी ताकत बढ़ाता गया। जब तुम सचमुच अपने भीतर के जानवर के साथ एक हो जाना स्वीकार कर लेते हो, जब तुम रूपांतरण को उसके अंतिम चरण तक पहुंचने देते हो। उसके पंजे और लंबे हो गए, निर्देशक की त्वचा में धंसते गए। उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया क्योंकि एक सुनहरी चोंच उभर आई, जिससे उसकी विशेषताएं मानव और शिकारी पक्षी के बीच कुछ रूप धारण कर ली। ये तो घोर अपराध है। इग्नेशियस ने अपने पंखों में और अधिक शक्ति प्रकट की, जो आग की लपटों में बदल गए। तुम स्वामी और पशु के बीच के पवित्र बंधन को विकृत कर रहे हो, इसे बिगाड़ रहे हैं। भाड़े के सैनिक ने जोर से कहा। उसकी ताकत अब पहले से कहीं अधिक थी। हम इसे सुधार रहे हैं। इग्नेशियस ने अपने हाथों को आग की लपटों में लपेटते हुए पलटवार किया। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम जानवर की तरह दिखते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बेहतर है। उनके पंजे हवा के जादू और आग के जादू के बीच संघर्ष कर रहे थे, जिससे ऐसी तरंगें उत्पन्न हो रही थी जिनसे आसपास के पेड़ कांप रहे थे। प्रत्येक टकराव से सुनहरी ऊर्जा की चिंगारियां हवा में फैल रही थीं।
एक सच्चा बंधन संतुलन के बारे में है, अपनी मानवता को बनाए रखते हुए अपने भीतर के पशुवत शक्ति को नियंत्रित करने के बारे में है। भाड़े के सैनिक ने आग बुझाते हुए हंसते हुए कहा, मानवता, मानवता का क्या फायदा जब आप उससे कहीं बेहतर हो सकते हैं। कुछ मीटर दूर पर्यवेक्षक अगाध बिच्छू से लड़ रहा था। अपने प्रशिक्षक के बिना वह जीव धीमा तो था, लेकिन उसके विष ने हर हमले को जानलेवा बना दिया था, जिससे पर्यवेक्षक को लगातार सतर्क रहना पड़ रहा था। देखो हमने क्या हासिल किया है, भाड़े के सैनिक ने अपने सुनहरे पंखों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो उसकी बाहों से अलग होने लगे थे, और साथ ही वह अपना हमला जारी रखे हुए था। दो जानवर, पूर्ण रूपांतरण, और जल्द ही उसकी पवन शक्ति बढ़ने लगी और इग्नेशियस के कंधे को छूते हुए बोली, हमारे पास ऐसे प्रशिक्षक होंगे जो 3 जानवरों के साथ मिलकर एक हो सकेंगे। इग्नेशियस अपने कंधे पर लगे घाव को महसूस करते हुए और पीछे हट गया। घाव मामूली था, लेकिन उसका अंदर तक जाना चिंताजनक था। मुझे तो बस यही दिख रहा है कि कोई व्यक्ति यह भूल गया है कि एक प्रशिक्षक होने का क्या मतलब होता है। उसके फीनिक्स की सुनहरी ज्वालाएं तीव्र हो गईं, जिससे एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ जिसने भाड़े के सैनिक को पहली बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इग्नेशियस के घावों को भर दिया। एक सच्चा प्रशिक्षक अपने पशु का मार्गदर्शन करता है, स्वयं पशु नहीं बन जाता। पुरानी परंपराओं से बंधे किसी व्यक्ति के खोखले शब्द, भाड़े के सैनिक ने अपने अलग हो चुके पंखों से बल उत्पन्न करते हुए फिर से बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब तुम पुनर्तः परिवर्तन को अपना लेते हो तो तुम्हें सच्ची शक्ति क्या मिलती है। भाड़े के सैनिक के सुनहरे पंख इग्नेशियस पर वार करने लगे, जबकि घने पंखों से ढकी उसकी भुजाओं ने उसके हाथों को जकड़ रखा था। प्रत्येक पंख स्वतंत्र रूप से हिल रहा था, जिससे कई कोनों से वारों की बौछार हो रही थी। देखा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके पंख स्वतंत्र रूप से चलने लगे। तुम बड़प्पन, पवित्रता की बात करते हो, लेकिन तुम्हारा रूपांतरण सीमित है, अधूरा है। इग्नेशियस अपने पंजे और पंख केवल एक ही भुजा पर प्रकट कर सकता था। उसके प्रतिद्वंदी की तरह उसकी चालों में बहुमुखी प्रतिभा का अभाव था, और उसे हर हरकत में आक्रमण और बचाव के बीच चुनाव करना पड़ता था। अपनी आकृति देखो, भाड़े के सैनिक ने अपने 2 अतिरिक्त ऊपरी अंगों को पूरी तरह फैलाते हुए कहा। मानव शरीर रचना से इतना लगाव, क्या तुम्हें विडंबना नजर नहीं आती। तुम कुलीनता का दावा करते हो, लेकिन सच्चे कुलीनों से दूर होते जा रहे हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इग्नेशियस ने हवा के हमलों को रोकने के लिए आग की लपटों का एक घेरा बनाया, लेकिन फिर भी कुछ हमले उसे भेद गए और उसकी सुरक्षा में हल्के घाव कर दिए। भाड़े के सैनिक ने अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए आग को चीरते हुए कहा, ड्रैगन, जानवरों के असली स्वामी, 4 नहीं 6 अंग, मेरा साधारण दरियाई घोड़ा, और यह रूप तुम्हारे शुद्ध रूपांतरण से कहीं अधिक दिव्य है। चारों ओर से हो रहे हमलों के सैलाब के बीच निर्देशक को अपने फीनिक्स की पुनर्जीवन शक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करना पड़ा। भाड़े के सैनिक के पंख न केवल उसे असाधारण गतिशीलता प्रदान करते थे, बल्कि युद्ध में अतिरिक्त अंगों की तरह काम करते थे, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में घातक हमले करने में सक्षम था। इस बीच पर्यवेक्षक अगाध बिच्छू को काबू में रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका रजत रैंक 2 पेंगुइन लगातार पतली बर्फ की दीवारें बना रहा था, जबकि रजत रैंक 3 का विशालकाय जीव उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहा था। हर प्रहार से रक्षा पंक्ति कमजोर होती जा रही थी। परिधि को सुरक्षित रखो, उसने उन पहरेदारों को चिल्लाकर कहा जो निदेशक की सुनहरी लपटों से लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पृथ्वी शाखाएं तेजी से काम कर रही थीं, खाया खोद रही थी और आग को और पेड़ों तथा अकादमी के अन्य हिस्सों तक फैलने से रोकने के लिए अवरोध खड़ी कर रही थी। तुम्हारा शुद्ध पशु शक्ति कमजोर पड़ रही है, भाड़े के सैनिक ने पर्यवेक्षक की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा अधीनस्थ जल्द ही मर जाएगा। पद का अंतर स्पष्ट है, और गहरे समुद्र के पशु सहनशक्ति में श्रेष्ठ होते हैं। मानो अपनी बात पर जोर देने के लिए बिच्छू ने बर्फ की एक और दीवार तोड़ दी। उसका डंक सुपरवाइजर के चेहरे के बेहद करीब से गुजरा, जिसने बड़ी मुश्किल से समय रहते अपना बचाव किया। आपके तरीके अप्रचलित हो चुके हैं, निदेशक मंडल, भविष्य उन्हीं का है जो वास्तव में विकसित होने के लिए तैयार है। इग्नेशियस ने अपनी सुनहरी ज्वालाओं की शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुनर्जीवन बनाए रखना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। भाड़े के सैनिक की बात सही थी, अपने पंखों और भुजाओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की क्षमता ने उसे एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान किया। युद्ध क्षेत्र में दर्द भरी चीख गूंज उठी। बिच्छू ने अपने विष से सुपरवाइजर की बाह को छू लिया था। सुपरवाइजर ने विष लगने वाली जगह पर अपनी बाह को स्थिर कर लिया, लेकिन विष के चारों ओर जमी बर्फ क्रिस्टलीय रूप से जमने लगी और क्षरण तेजी से फैलने लगा। सुपरवाइजर, एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, लेकिन वे अपनी जगह नहीं छोड़ सकते थे। अगर सुनहरी आग घेरे से बाहर फैल जाती तो पूरी अकादमी खतरे में पड़ जाती।
बिच्छू ने अपना अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर ली थी। विष से आंशिक रूप से लकवाग्रस्त पर्यवेक्षक बड़ी मुश्किल से बर्फ की एक कमजोर दीवार को बचाए रख पा रहा था। उसे मार डालो। डंक काइटनस की बिजली की तरह नीचे उतरा सुपरवाइजर। एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, लेकिन वे अपनी जगह नहीं छोड़ सकते थे। अगर सुनहरी आग घेरे से बाहर फैल गई तो पूरी अकादमी खतरे में पड़ जाएगी। बिच्छू ने अपना अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर ली थी। विष से आंशिक रूप से लकवाग्रस्त पर्यवेक्षक बड़ी मुश्किल से बर्फ की एक कमजोर दीवार को बचाए रख पा रहा था। उसे मार डालो। डंक काइटनस की बिजली की तरह नीचे उतरा। उसे बस एकमात्र रजत रैंक को खत्म करना था और फिर बिच्छू निर्देशक के साथ मिलकर रास्ता साफ करने में उसकी मदद कर सकता था। लेकिन एक विशालकाय चट्टान ने हमले को रोक दिया। प्रोफेसर यांग के पत्थर के विशालकाय ढांचे ने बिच्छू पर प्रहार किया। उसकी विशाल मुट्ठी ने विषैले दंड के प्रभाव को बिना किसी कठिनाई के अवशोषित कर लिया। क्रिस्टलीय पदार्थ ने उसकी चट्टानी सतह पर मुश्किल से ही कोई निशान छोड़ा। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। यांग ने पर्यवेक्षक को उठने में मदद की, जबकि उसका पालतू जानवर बिच्छू को दूर भगा रहा था। छात्र सुरक्षित हैं। आश्रय स्थल में मौजूद अन्य प्रोफेसर उनकी रक्षा कर रहे हैं। भाड़े के सैनिक ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए और अनावश्यक दखलंदाजी। यांग की उपस्थिति चांदी के स्तर की शक्ति की एक लहर के रूप में प्रकट हुई, जिससे एजेंट ने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी उन्नत इंद्रियों ने खतरे के स्तर को स्पष्ट रूप से भांप लिया। एक और चांदी का सिक्का। उसने मन ही मन अपने बिच्छू को नए खतरे की ओर निर्देशित करते हुए आकलन किया। यह विशालकाय जीव पेंगुइन से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। ये बिच्छू के लिए एक समस्या होगी। ऐसा नहीं है कि दुश्मन कम है, लेकिन उसकी निगाहें क्षण भर के लिए उन कांस्य श्रेणी के रक्षकों की ओर गईं जो अभी भी आग को थामे हुए थे। उसने उनका पीछा करने की जहमत भी नहीं उठाई। उनके हमले उसके सुनहरे पंखों को शायद ही कोई खरोंच पहुंचा पाते। लेकिन सिल्वगन मेरी सुरक्षा को भेद सकती है, और अगर वे निर्देशक के साथ मिलकर काम करें। गणना करते हुए उसके पंख तन गए। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। बिच्छू ने विशालकाय जीव पर हमला कर दिया। उसका दंत चट्टान की कमजोरियों को ढूंढ रहा था। यान पीछे हट गया, पर्यवेक्षक को घसीटते हुए, अपने जानवर को नियंत्रित करते हुए उस अगाध जीव को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। अब और खेल नहीं, निर्देशक। भाड़े के सैनिक ने अपने पंख और अधिक बल और तत्परता से फड़फड़ाए, जिससे हवा का एक झोंका उठा और इग्नेशियस की सुनहरी ज्वालाएं कम हो गईं। निर्देशक क्षण भर के लिए खतरे में पड़ गया। तेज हवा के कारण उसकी ज्वालाएं जल्दी से पुनः संगठित नहीं हो पाईं। वो मेरा है, भाड़े के सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा। निदेशक की स्वर्ण श्रेणी की शक्ति के बिना अधिकांश रजत श्रेणी के सैनिक कोई खतरा नहीं पैदा कर सकते थे। वो अपना अंडा वापस ले सकता था और राजा की सहायता मिलने से पहले पीछे हट सकता था। कुछ गड़बड़ थी। निर्देशक मुस्कुरा रहे थे। ये बस एक पल की बात थी, उसके होठों का हल्का सा हिलना, लेकिन भाड़े के सैनिक ने इसे भाड़े पर ले लिया। उसकी इंद्रियां जाल को खोजने के लिए फैल गईं, लेकिन दरार। उसके घुटने के पीछे से एक भीषण प्रहार हुआ। हिप्पोग्रिफ की शक्ति से रूपांतरित हो चुके उसके पैर अधिकांश क्षति को सहन कर गए, लेकिन सटीक प्रहार के कारण वे लड़खड़ा गए। भाड़े के सैनिक का संतुलन बिगड़ गया। उसके पंख उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। क्या मुझे इसका एहसास कैसे नहीं हुआ? लिन जमीन पर लौट पड़ी। उसकी गर्दन की ताकत और भी बढ़ गई और उसके पैरों की शक्ति में विशेष रूप से वृद्धि हुई। उसका लात सटीक था। उसकी सारी पशु शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित थी। भाड़े के सैनिक के गिरने पर लिन ने अपनी नीची स्थिति का फायदा उठाते हुए एक असंभव सा चक्कर लगाया और उसका रूपांतरित पैर एजेंट के जबड़े चोंच से बेरहमी से टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि भाड़े के सैनिक का सिर जोर से पीछे की ओर झुक गया। निर्देशक का दाहिना हाथ छूट गया और उसके पंजे सुनहरी बिजली की तरह नीचे उतरे। धुंधली दृष्टि से एजेंट ने देखा कि डायरेक्टर झपटा। उसके सुनहरे पंजे सीधे उसकी गर्दन पर वार करने वाले थे। चेतना उसकी पकड़ से ओझल हो रही थी। लिन का वार उसे बेहोश करने के लिए सोच समझकर किया गया था। हालांकि इसकी कीमत चुकानी पड़ी, फिर भी वो आखिरी क्षण में खुद को बचाने में कामयाब रहा। भाड़े के सैनिक का कटा हुआ हाथ नीचे गिरते ही खून और सुनहरे पंख हवा में फैल गए। दर्द ने एड्रेनालाइन के प्रभाव से उसकी धुंधली दृष्टि को दूर करने में मदद की। उसने देखा कि निर्देशक आगे की ओर झपटा। उसके सुनहरे पंजे एक बार फिर सीधे उसके गले की ओर निशाना साध रहे थे। मेरे पास अब भी वो है, लेकिन मैं अपने मिशन में असफल हो जाऊंगा। मुझे ये राज छिपाकर रखना चाहिए। लेकिन क्या मेरी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है? नहीं, भाड़ में जाए वो सब। उसके पंख शक्ति के विस्फोट के साथ फैले, जिससे हवा की एक ऐसी तीव्र लहर उत्पन्न हुई कि लिन और इग्नेशियस दोनों अंतिम क्षण में पीछे धकेल दिए गए। तुम्हें धिक्कार है।
भाड़े के सैनिक ने दहाड़ लगाए और उसका बिच्छू बैंगनी प्रकाश के गोले में विलीन होकर उसके शरीर में वापस समा गया। उसके पंख लगातार जोर से फड़फड़ाते रहे और दूरी बनाए रखते हुए उसके खून बहते हुए ठूंठ से एक चिमटा निकला जिसने घाव की जगह ले ली। तुमने ही यह चाहा था। उसकी आवाज क्रोध और दोनों जानवरों की मिश्रित शक्ति से विकृत लग रही थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, निर्देशक? कैसे मैं बदलते हुए सुरंगों में खोए बिना गहराई का नक्शा बना सका? भाड़े के सैनिक ने सोचा। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का कंपन होने लगा। तभी भाड़े के सैनिक ने अपने थैले से एक गोला निकाला जो बैंगनी आभा से चमक रहा था और उसमें ऊर्जा प्रवाहित करने लगा। अगाध नसें कभी नहीं बदलती। और स्वर्ण श्रेणी के ठीक नीचे, इससे पहले कि जानवर प्लेटिनम तक पहुंचे और बाधा को पार कर सके, अगाध परत मौजूद है। उनके पैरों तले की धरती कांपने लगी। लिन और डायरेक्टर ने चिंता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। इग्नेशियस ने अपनी आंखें सिकोड़कर भाड़े के सैनिक से निकलने वाली ऊर्जा के पैटर्न का अध्ययन किया। ऊर्जा का व्यवहार कुछ जाना पहचाना सा था, कुछ ऐसा जिसका सिद्धांत उसने प्राचीन ग्रंथों में, राज्य के सबसे पुराने अभिलेखागारों में पढ़ा था। तो यही है, उसने अपनी लपटों को तेज करते हुए और हवा का सामना करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा। उन्होंने न केवल अथाह राक्षसों को वश में किया, बल्कि उन्होंने स्वयं अथाह गहराई में जाने का रास्ता भी खोज लिया। भाड़े के सैनिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके पंख और तेजी से फड़फड़ाने लगे और कंपन बढ़ गई। केवल हम ही उस 500 मीटर की परत को पार कर सकते हैं। 1500 से 2000 मीटर की गहराई तक, जहां राक्षसों की अंतहीन भीड़ दूसरों के लिए मार्ग को असंभव बना देती है। सोने और प्लेटिनम के बीच की परत, निदेशक ने तेज हवा के बावजूद आगे बढ़ते हुए कहा। उनकी ज्वालाएं और भी तीव्र होती जा रही थी। जहां भीड़ प्लेटिनम रैंक से नीचे वालों के लिए रास्ता बंद कर देती है। जैसे जैसे कंपन बढ़ता गया, उसकी मुस्कान क्रूर होती गई। इसी तरह आप बदलती हुई गहराइयों का नक्शा बना सकते हैं और यहां तक पहुंच सकते हैं। इग्नेशियस ने महसूस किया कि निचले स्तरों में मौजूद जानवर कैसे हलचल मचा रहे थे, एक ऐसी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसे केवल वे ही पूरी तरह से समझ सकते थे। हाँ हाँ हाँ, बड़े समझदार बूढ़े आदमी। बिल्कुल सही। जानते हो क्यों? क्योंकि वे हमें अपना साथी मानते हैं। अगाध आत्माएं जानती हैं कि हम उनके भाई हैं। तो अपनी सुरक्षा को अलविदा कह दो, हम हमेशा तुम तक पहुंचने के तरीके ढूंढ लेंगे, जब तुम इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करोगे। भाड़े के सैनिक की बैंगनी आभा बढ़ने के साथ ही हवा और तेज हो गई। उसने अब पाताल लोक से अपने संबंध को छिपाने की कोशिश नहीं की। उसके शरीर में होने वाले हर परिवर्तन से धरती और भी जोर से कांपने लगी। इग्नेशियस ने अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर ली। उसके फीनिक्स की सुनहरी ज्वालाएं चकाचौंध कर देने वाली तीव्रता तक पहुंच गईं, क्योंकि वह अपने सबसे शक्तिशाली हमले की तैयारी कर रहा था। गर्मी इतनी तीव्र थी कि आसपास के पेड़ मुरझाने लगे, उनके पत्ते मुड़कर काले पड़ने लगे। उसे हर हाल में उसे रोकना ही था। भाड़े के सैनिक की बैंगनी आभा बढ़ने के साथ ही हवा और तेज हो गई। उसने अब पाताल लोक से अपने संबंध को छिपाने की कोशिश नहीं की। उसके शरीर में होने वाले हर परिवर्तन से धरती और भी जोर से कांपने लगी। इग्नेशियस ने अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर ली। उसके फीनिक्स की सुनहरी ज्वालाएं चकाचौंध कर देने वाली तीव्रता तक पहुंच गईं, क्योंकि वह अपने सबसे शक्तिशाली हमले की तैयारी कर रहा था। गर्मी इतनी तीव्र थी कि आसपास के पेड़ मुरझाने लगे, उनके पत्ते मुड़कर काले पड़ने लगे। उसे हर हाल में उसे रोकना ही था। यिनों ने 500 मीटर की खाई को पार करने का रास्ता खोज लिया था। वह स्थान जहां केवल अगाध जीव ही राज करते थे। लेकिन अगर भाड़े के सैनिक ने पहला नक्शा बनाया होता, तब शायद दूसरों के उसके नक्शे कदम पर चलने से पहले ही इसे नष्ट किया जा सके। इग्नेशियस ने अपनी सारी शक्ति को सुनहरी आग की लहर के रूप में प्रकट किया। कुछ क्षणों के लिए युद्ध क्षेत्र प्रकाश और गर्मी के एक भयंकर नरक में परिवर्तित हो गया, क्योंकि दोनों सेनाएं वर्चस्व के लिए लड़ रही थीं। एक ऐसी दहाड़ के साथ जिससे पेड़ कांप उठे, डायरेक्टर किसी तरह हवा के अवरोध को भेदने में कामयाब रहा। लेकिन जब आग की लपटें शांत हुई, तो भाड़े का सैनिक गायब हो चुका था। उसकी जगह धरती में एक गहरा गड्ढा बन गया। कंपन तेज हो गया और दूर से आती हंसी की गूंज गहराई से सुनाई देने लगी, एक ऐसी आवाज जो एक ही समय में हर जगह से और कहीं से भी आती हुई प्रतीत हो रही थी। वो चला गया। लिन गड्ढे के किनारे की ओर बढ़ा, सीधे गहराई में। इग्नेशियस ने छेद की ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पैर थोड़े कांप रहे थे। इतनी शक्ति का लंबे समय तक उपयोग करने का असर दिखने लगा था। उसके आंशिक रूप से प्रकट शरीर से सुनहरे पंख गिरने लगे थे। नहीं, लिन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी नीचे जाना आत्महत्या के समान होगा। तुम्हें पृथ्वी से जुड़ी कोई विशेषज्ञता नहीं है और तुम थक चुके हो।
लेकिन अगर वो भाग निकला तो निर्देशक ने अपनी मुठियां भींच ली, उसकी सुनहरी लपटें बुझते अंगारों की तरह कमजोर पड़ गईं। डायरेक्टर यांग बेहोश सुपरवाइजर को उठाकर पास आया। जहर से प्रभावित हिस्से फैल चुके थे, जिससे उसका काफी हिस्सा एक अलौकिक चमक से ढक गया था। हमें यहाँ मदद की जरूरत है। इग्नेशियस ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। उसकी ज्वाला विष को बेअसर कर सकती थी। परिधि पर निगरानी बनाए रखें, उसने पर्यवेक्षक के बगल में घुटने टेकते हुए आदेश दिया। उसके हाथों में एक नर्म, अधिक नियंत्रित आग की लपटें थीं जो संक्रमित क्षेत्रों पर नाच रही थीं। लिन और यांग ने बचे हुए पहरेदारों को संगठित किया। पत्थर का विशालकाय जीव गड्ढे के पास तैनात हो गया, जबकि धरती के जीवों ने रक्षात्मक स्थिति को मजबूत करते हुए सुरक्षा के कई घेरे बना दिए। डायरेक्टर की सुनहरी अग्नि व्यवस्थित ढंग से काम कर रही थी, विष को जलाकर नष्ट कर रही थी और अंदरूनी ऊतकों को ठीक कर रही थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। अपने भीषण हमलों के बाद उसमें बहुत कम ऊर्जा बची थी। गहराई से एक गर्जना सुनाई दी। यह आवाज अकादमी की सामान्य गहराइयों में सुनी गई किसी भी आवाज से बिल्कुल अलग थी। वे आ रहे हैं, एक रक्षक चिल्लाया। उसका पृथ्वी रूपी प्राणी उस अजीब आवाज से कांप उठा। पहला राक्षस एक विकृत परछाई की तरह छेद से बाहर निकला। उसका शरीर, जो काइटिन और ऊतकों का एक पिंड था, जमीन को छूने से पहले ही डायरेक्टर की लेप्टोन ने उसे भस्म कर दिया, और उस प्राणी की मृत्यु की चीख अस्वाभाविक रूप से गूंज उठी। उन्होंने सुपरवाइजर का इलाज ठीक समय पर पूरा कर लिया था, लेकिन वह प्राणी अकेला नहीं था। और भी कई राक्षस प्रकट होने लगे, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक भयानक था। यांग के विशालकाय राक्षस ने अपनी विशाल मुट्ठियों से कई राक्षसों को कुचल दिया, जबकि लिन ने अपनी क्रेन से प्राप्त तीव्र गति का उपयोग करके उन राक्षसों को रोका और पीछे धकेल दिया जो उनकी स्थिति को घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक नई गर्जना, इस बार दूसरी दिशा से, ये पहले से कहीं अधिक गहरी और गूंजदार है। सर, एक गार्ड ने पूरब की ओर इशारा करते हुए कहा, वे जमीन से निकलकर नए प्रवेश द्वार बना रहे हैं। लिन ने गुस्से में अपशब्द कहते हुए पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे एक राक्षस को लात मारकर दूर भगा दिया। राक्षस खनन सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे थे और समन्वित हमले के पैटर्न में कई बिंदुओं से बाहर निकल रहे थे। वह आश्रय स्थल, उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। रेन और बाकी बच्चे, इसका असर उनके पैरों के नीचे हल्की कंपन के रूप में शुरू हुआ, मानो भूकंप आने से पहले की स्थिति हो। रेन के बालों में उगे मशरूम खतरे की घंटी बजाते हुए कांपने लगे, मानो उन्हें आश्रय स्थल के फर्श के नीचे कुछ हलचल महसूस हो रही हो, जिससे उनके सामान्य पैटर्न अनियमित रूप से बदलने लगे हो। यह क्या है? क्लेन ने फुसफुसाते हुए कहा। अज्ञात के सामने उसका पिछला साहस गायब हो गया था। इसके प्रभाव और भी तीव्र हो गए। कुछ छात्र चिंता से कानाफूसी करने लगे। शांत रहो, प्रोफेसर की आवाज कक्ष में गूंज उठी। यह आश्रय किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए बनाया गया है। इसकी दीवारें कई मीटर मोटी, मजबूत चट्टान से बनी है। एक और जोरदार प्रभाव, रेन के मशरूम तेजी से चमकने लगे। उनकी चमक एक असामान्य पैटर्न में तब्दील हो गई। अगर कीड़े भी हमला कर दे तो भी, प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जबकि अन्य शिक्षक बड़े छात्रों को रक्षात्मक संरचनाओं में व्यवस्थित कर रहे थे। निर्माण में इस्तेमाल की गई काली मिट्टी की परत के कारण उनका अंदर घुसना असंभव है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। क्लेन आगे बढ़ा, उसकी निगाहें फर्श पर टिकी हुई थीं। रेन के साथ पहले हुए टकराव के सभी विचार एक बड़े खतरे के सामने भुला दिए गए थे। प्रोफेसर, उसने तनाव भरी आवाज में कहा, लेकिन फर्श की ओर देखिए। रेन ने भी उसी समय ये देखा। ठोस चट्टान में एक दरार, जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी, बनने लगी। उसके बालों में उगे मशरूम फड़कने लगे, मानो वे किसी ऐसी चीज का पता लगा रहे हों जो उनके ज्ञान के दायरे से बिल्कुल परे हो। असंभव, प्रोफेसर ने निरीक्षण करने के लिए पास आते हुए धीरे से कहा। इस पत्थर को विशेष रूप से इस प्रकार उपचारित किया गया है। एक और दरार दिखाई दी, जो पहली दरार से जुड़ गई। रेन के मशरूमों में और भी अधिक तीव्रता से स्पंदन होने लगा। उन्हें जो माना पैटर्न मिला, वो प्राकृतिक नहीं था। खानों में उन्होंने पहले कभी ऐसा पैटर्न नहीं देखा था। प्रोफेसर, रेन पीछे हट गया। ये कीड़े नहीं है। मानो उनकी बात की पुष्टि करते हुए और भी दरारें दिखाई देने लगी। क्लेन भी पीछे हट गया। उसका शेर उसे सुरक्षात्मक रूप से घेरे हुए था। रेन ने उस रईस की आंखों में वास्तविक भय देखा। श्रेष्ठता का सारा दिखावा गायब हो गया था। सब पीछे हटो, प्रोफेसर ने अपना राक्षसी रूप प्रकट करना शुरू कर दिया। भूकंप के झटके अचानक रुक गए। आश्रय स्थल पर गहरी शांति छा गई। छात्र अपनी सांसें थामे बैठे थे। एकमात्र ध्वनि प्रकट हुए जानवरों की हल्की भनभनाहट थी। क्या ये खत्म हो गया? क्लेन ने बुदबुदाया। उसका सुनहरा शेर अभी भी सतर्क था। तनाव से उसकी अयाल खड़ी हो गई थी।
फर्श में मौजूद क्रिस्टलीय दरारें फिर से फैलने लगी। दूरी बनाए रखें। मिन और तारो दौड़ते हुए आए, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। रेन। टैरो उसके बगल में रुक गया, घबराहट से उसका भरिंग प्रकट हो उठा। सिर्फ तुम ही जान सकते हो कि क्या है। फर्श फट गया। जो पहला जीव प्रकट हुआ, उसे देखकर रेन के मशरूम पूरी तरह से भ्रमित हो गए। उसका शरीर पारदर्शी बैंगनी ऊतक का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ था, जिसमें कोई स्पष्ट सिर नहीं था, बस संकेंद्रित छल्लों की एक श्रृंखला थी जो अपनी रोशनी से स्पंदित हो रही थी। इसके केंद्र से तंतुनुमा संरचनाएं निकली। सभी के द्वारा मिन वाक्य पूरा नहीं कर सका। एक और प्राणी प्रकट हुआ। इसका बाह्य कंकाल खंडों में बंटा हुआ था और बैंगनी रंग से चमक रहा था, लेकिन इसके खंड किसी पहचानने योग्य पैटर्न का पालन नहीं कर रहे थे। वे एक दूसरे पर इस तरह चढ़े और आपस में गुथे हुए थे मानो निरंतर गति में हो। रेन के बालों में उगे मशरूम प्राप्त हो रही जानकारी को समझ नहीं पा रहे थे। ये जीव उनके जाने पहचाने तर्क का पालन नहीं कर रहे थे। कोई जानकारी नहीं है, रेन ने बुदबुदाते हुए कहा, जबकि उसके मशरूम उन जीवों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे वे किसी बिल्कुल अलग जगह से आए हों, कि मशरूम प्राप्त हो रही जानकारी को समझ नहीं पा रहे थे। ये जीव उनके जाने पहचाने तर्क का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके सीखे हुए हर नियम का उल्लंघन कर रहे थे। कोई जानकारी नहीं है, रेन ने बुदबुदाते हुए कहा, जबकि उसके मशरूम उन जीवों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे वे किसी बिल्कुल अलग जगह से आए हों। पीछे हटो, प्रोफेसरों में से एक ने एक जानवर पर हमला करते हुए चिल्लाया, हालांकि वह अपने शक्तिशाली हमले के बावजूद मुश्किल से ही उसे कोई नुकसान पहुंचा सका। जैसे ही और भी जीव प्रकट हुए, विद्यार्थी घबराकर पीछे हट गए। एक ऐसा प्राणी जो आपस में गुंथी हुई नलियों से बना प्रतीत होता था और जिसमें से बैंगनी रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था, उनकी ओर बढ़ा। उसकी हरकतें किसी प्राकृतिक लय में नहीं थीं। वे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक है, क्लेन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका शेर उन दुश्मनों पर गुर्रा रहा था जो उसकी समझ से परे थे। हम क्या करें, रेन? मिन ने पूछा। उसका जलसर्प प्रकट तो हुआ, लेकिन घबराहट से कुंडली मार रहा था। ये किस तरह के जीव हैं? टारो ने भी उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या वे गहरे पानी में रहने वाले कीड़े और जीवित सुरंगों जैसे हैं, या फिर उन कीड़ों या हत्यारों जैसे हैं जिनके बारे में आपने हमें बताया था? रेन के बालों में उगे मशरूम अनियमित रूप से धड़क रहे थे। जो कुछ वे देख रहे थे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। अज्ञात के सामने उनके सामान्य पैटर्न टूट रहे थे। उसने एक ऐसे जीव को देखा जिसका शरीर लंबा था और गहरे बैंगनी रंग की कई परतों से ढका हुआ था। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन दर्जनों एंटीना लगातार कंपन कर रहे थे। रेन काफी समय बाद पहली बार अवाक रह गया। उसके मशरूम से उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। जानवर उन सामान्य पैटर्न का पालन नहीं कर रहे थे जिन्हें वो पहचानना सीख चुका था। मुझे नहीं पता, रेन ने अंततः स्वीकार किया। अज्ञानता का एहसास उसे एक भारी शारीरिक भार की तरह महसूस हुआ। मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मिन और तारो ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। रेन को हमेशा कुछ न कुछ पता होता था, हमेशा आगे बढ़ने का कोई न कोई तरीका पता होता था। कक्ष में एक जोरदार दहाड़ गूंजी जब एक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ। उसका शरीर घने ऊतकों का एक पिंड था, जिसमें कई उपांग शाखाओं जैसी संरचनाओं में समाप्त होते थे। रक्षात्मक गठन, प्रोफेसर वेई की आवाज ने अफरा तफरी के बीच से रास्ता बनाते हुए कहा। वरिष्ठ छात्रों, घेरा बनाओ। तुमने अगाध जीवों का अध्ययन किया है। शिक्षकों ने सैन्य सेवा के दौरान वास्तविक सैन्य अनुभव से प्राप्त होने वाली सटीकता के साथ कार्रवाई की। रणनीतिक स्थिति लेते समय उनके पशु आक्रमण करते थे। इन्हें आगे बढ़ने मत दो, एक अन्य प्रोफेसर चिल्लाया, जबकि उसका नर हाथी एक जीव पर टूट पड़ा। तत्वों का परीक्षण तब तक करो जब तक तुम्हें उनकी आकस्मिक कमजोरी न मिल जाए। वेई ने अपने मेंटिकोर को निर्देश दिया। कांस्य रैंक, मौलिक कमजोरी की तलाश करो। रजत रैंक, सीधा हमला करो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति है तो ब्रूट फोर्स का प्रयोग करो। साधना में उन्नत हो चुके वरिष्ठ छात्रों ने तुरंत संगठित होकर हमला किया। एक ने जल से हमला किया जिससे एक राक्षस दर्द से तड़प उठा। दूसरे ने पाया कि उसका वायु राक्षस दूसरे राक्षस के सुरक्षात्मक कवच को निष्क्रिय कर सकता है। ये तो बहुत कुछ उजागर कर रहा है, रेन ने उत्सुकता और आशंका के साथ युद्ध को होते हुए देखते हुए धीरे से कहा। वो मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा कि शिक्षक और अनुभवी छात्र मिलकर काम कर रहे थे, विभिन्न तरीकों को आजमा रहे थे, जब तक कि उन्हें हर प्रकार के राक्षस को खत्म करने का कारगर तरीका नहीं मिल गया। यह उसके लिए एक एहसास था कि दुनिया उसके मशरूम से मिलने वाली जानकारी से कहीं अधिक विशाल और विचित्र है। ये तो मानो नए सिरे से शुरुआत करने जैसा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। खतरे के बावजूद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे बहुत कुछ नहीं पता।
रेन ने नए सिरे से दिलचस्पी के साथ अवलोकन किया। शायद वो इन जीवों को नहीं जानता था, उनके व्यवहार या कमजोरियों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब केवल ये था कि अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी था। बेशक उसे अज्ञात से डर लगता था, लेकिन वह हमेशा से बहादुर था, क्योंकि उसे अपनी किताब के भटकते राजा की तरह एक खोजकर्ता बनने का विचार हमेशा से पसंद था। असुरक्षा की शुरुआती भावना धीरे धीरे किसी और चीज में बदल गई, वही उत्साह और जिज्ञासा की भावना जिसने उसे घर छोड़ने या खानों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, उसने अंततः मिन और तारो से कहा। उसके मशरूम नए दृढ़ संकल्प के साथ फड़क रहे थे। मुझे लगता है कि अब कुछ नया सीखने का समय आ गया है। शिक्षकों के संयुक्त अनुभव के दम पर अंतिम राक्षस भी पराजित हो गए। जो शुरुआत में एक संकट जैसा लग रहा था, उसे सामान्य सैन्य रणनीति से सुलझा लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप केवल शव और जमीन में कुछ गड्ढे ही सबूत के तौर पर बचे रहे। बहुत खूब, वे इन्हें छोटे विद्यार्थियों को इकट्ठा किया जबकि अन्य शिक्षक क्षति का जायजा ले रहे थे। आमतौर पर इसकी व्याख्या कुछ वर्षों बाद युद्ध कक्षा में की जाती है, लेकिन चूंकि आपका अगाध राक्षसों से अप्रत्याशित रूप से सीधा सामना हुआ है, इसलिए हम इस पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने गले को साफ किया, मानो वे अपनी लंबी चौड़ी व्याख्याओं में से एक के लिए तैयार हो रहे हों। वेई ने युवा छात्रों के समूह का अवलोकन किया और एक ऐसे छात्र की उपस्थिति को देखकर असहज महसूस किया, जिसका सामना उन्हें आमतौर पर अपनी कक्षाओं में नहीं करना पड़ता था। पिछले कुछ महीनों के दौरान जब लड़का मौजूद नहीं होता था, तो वह बेतुके कवक सिद्धांतों का खुलकर मजाक उड़ाने का आदी हो गया था। अब उसे उसके साथ ही पढ़ाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने कुछ सख्ती से कहा, अगाध समुद्र के जीव उन सामान्य जीवों से मौलिक रूप से भिन्न होते हैं जो हमें खानों या बाहरी इलाकों में मिलते हैं। वो सहज रूप से रुक गया, अपरिहार्य सुधार की प्रतीक्षा करते हुए। जब रेन ने केवल वास्तविक रुचि के साथ ध्यानपूर्वक देखा, तो वे अपने विचारों की श्रृंखला खो बैठा। आमतौर पर ये हमले रेन के चुपचाप ध्यान देने से असहज महसूस करते हुए वेई ने अपना गला साफ किया। ये हमले शहर के बाहरी इलाके में स्थित विशाल खाई से होते हैं। पास ही बैठे तारो ने वेई की घबराहट देखकर मुस्कुरा दिया। पिछले महीने भर उसे प्रोफेसर द्वारा अनुपस्थित कवक के सिद्धांतों पर किए जा रहे लगातार उपहास को सहना पड़ा था, और अब प्रोफेसर अपना वही शिष्ट लहजा बनाए रखने में असमर्थ लग रहे थे। असली सेनाएं कहीं अधिक विशाल होती है, वेई ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उनका हाथ घबराहट में अपने वस्त्र से खेल रहा था। वे पूरे महीनों तक टिक सकती है। वो सहज रूप से रुक गया। रेन के साथ हुए अनुभव ने उसे अनिवार्य वास्तव में प्रोफेसर के लिए तैयार कर दिया था। कुछ नहीं, लड़का पूरी एकाग्रता से सुनता रहा और उसने बीच में टोकने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। ये हमला असामान्य रूप से छोटा था। वेई ने अपना कुछ आत्मविश्वास वापस पाने की कोशिश की। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पास इसके बारे में वैकल्पिक सिद्धांत हो सकते हैं। यह व्यंग्य, जिस पर आमतौर पर कक्षा में हंसी आती थी, उस दिन असहज सन्नाटे में बदल गया। पिछले महीने वेई के व्यवहार को देख चुके छात्रों ने एक दूसरे को देखकर हंसी भरी निगाहें डाली। कोई सवाल? वेई ने सीधे रेन की ओर देखा, मानो परिचित टकराव के लिए विनती कर रहा हो। जी प्रोफेसर, रेन ने विनम्रतापूर्वक हाथ उठाया। क्या आप झुंड चक्रों के बारे में और अधिक समझा सकते हैं? वेई लगभग अपनी ही लार में डूब गया। वे बेतुके सिद्धांत कहाँ गए? वे संदर्भ कहाँ गए जिनके बारे में किसी और को पता नहीं था? वास्तविक सेनाएं। वेई ने अपने वस्त्र का कॉलर ढीला किया, जो स्पष्ट रूप से पसीने से तर था, कई वर्षों के चक्र का पालन करती है और विशिष्ट मौसमों में प्रकट होती है, और उन्हें पूरी सेना के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। रेन पर एक और नजर डाली। क्या वह बीमार था? क्या उस घटना का उस पर जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा असर हुआ था? क्या कोई कुछ जोड़ना चाहेगा? उसने रेन की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए पूछा। मेरी व्याख्या में कोई त्रुटि हो तो कृपया टिप्पणी करें। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप, सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।